अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं बच्चों? आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स का लेक्चर नंबर 3 रहेगा, जिसके अंदर हम टाइप्स ऑफ रेजिस्टर्स के ऊपर बात करेंगे। बेसिकली रेजिस्टर क्या होता है और उसके अंदर स्पेसिफिकली सर्किट डायग्राम को लेके हमने बात की। उसके बाद रेजिस्टर, कार्बन रेजिस्टर, कलर कोड्स के ऊपर बात की, वो लेक्चर्स हम दे चुके हैं। तो नेक्स्ट हमारा टारगेट रहेगा टाइप्स ऑफ रेजिस्टर। इसके अंदर रेजिस्टर जितने भी है उसको मेन 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक है लीनियर रेजिस्टर, एक है नॉन लीनियर रेजिस्टर। लीनियर रेजिस्टर्स की बात हम यहाँ पे करेंगे, नॉन लीनियर की बात आगे करने वाले हैं। तो लीनियर रेजिस्टर्स क्या होते हैं? बेसिकली लीनियर नाम से ही जाहिर है कि जिनका IV कर्व स्ट्रेट लाइन हो। तो हमने कहे थे पीछे ओम लॉ पढ़ते हुए पिछले चैप्टर के अंदर, जो ओम लॉ को ओबे करते हैं उनका ग्राफ IV कर्व स्ट्रेट लाइन होती है, यानी करंट और वोल्टेज का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होती है जो ओम लॉ के ओबे करते हैं। तो लीनियर रेजिस्टर्स वो रेजिस्टर होंगे जो ओबे कर रहे हो ओम लॉ को। क्या कर रहे हो? ओबे कर रहे हो ओम लॉ को। ओम लॉ को ओबे करने का मतलब ये है कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है V के। मतलब क्या है? I फॉर करंट, मतलब करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V के। V क्या है? V है अप्लाइड वोल्टेज, यानी अप्लाइड वोल्टेज जो हम वोल्टेज दे रहे हैं, जो बैटरी हमारे पास वोल्टेज दे रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर हमारे पास करंट 2 वोल्ट होता है तो वोल्टेज 2 वोल्ट होती है तो करंट भी 2 एम्पियर बढ़ जाना चाहिए, ऐसा मतलब है। यानी कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वोल्टेज के बढ़ाने से करंट भी बढ़ रहा हो तो वो होता है ओम लॉ को ओबे करना। ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं दो रेजिस्टर विच ओबेज ओम लॉ दैट आर कॉल्ड बेसिकली लीनियर रेजिस्टर। मतलब क्या है? मींस हम ये बात लिख सकते हैं, मींस I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो ये बात है कि ओम लॉ को ओबे करने का मतलब क्या है? करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए वोल्टेज के। फिर हमने बात की थी जो लीनियर रेजिस्टर्स होते हैं इनको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है फर्दर। ठीक है जी, लीनियर रेजिस्टर 2 कैटेगरीज में, एक होते हैं फिक्स रेजिस्टर, एक होते हैं वेरिएबल रेजिस्टर। तो इनको, इनमें से क्या है, कौन क्या है वो देखते हैं। इनको हमने फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। किनको? लीनियर रेजिस्टर्स को। एक होते हैं फिक्स रेजिस्टर, क्या है जी? फिक्स रेजिस्टर्स है। और दूसरा क्या है? दूसरा हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टर्स है। दूसरा क्या है? वेरिएबल रेजिस्टर्स है। तो ये 2 तरह के रेजिस्टर्स के ऊपर हम बात करेंगे कि फिक्स रेजिस्टर्स क्या होते हैं, वेरिएबल रेजिस्टर्स क्या होते हैं। अब फिक्स रेजिस्टर क्या है? ऐसे रेजिस्टर जिनकी रेजिस्टेंस फिक्स हो, यानी अनचेंजेबल हो, रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रही हो, तो वो क्या होते हैं? फिक्स रेजिस्टर होते हैं। तो पहली बात हम फिक्स रेजिस्टर की करेंगे, फिर नेक्स्ट बात हम क्या करेंगे, यानी कि जो लीनियर रेजिस्टर्स है ना, इनमें वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है इनका जो कर्व होती है, लाइन जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। लेकिन इस पे मत जाना, इस पे फिलहाल छोड़ दो। तो बात किसके ऊपर करेंगे? फिक्स रेजिस्टर्स के ऊपर। कि फिक्स रेजिस्टर्स क्या होंगे, नाम से ही जाहिर है, यानी कि फिक्स हो, कांस्टेंट हो, तो उनको हम फिक्स रेजिस्टर कहते हैं। लेकिन द रेजिस्टर हुज रेजिस्टेंस इज फिक्स, मतलब अनचेंजेबल। ठीक है, इनकी रेजिस्टेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस यानी क्या होती है? रेजिस्टेंस, इनकी रेजिस्टेंस जो है वो फिक्स रहती है। यानी फिक्स रहने का मतलब क्या है? अनचेंजेबल होती है। ठीक है जी, क्या होती है? अनचेंजेबल। ऐसे रेजिस्टर जिनकी रेजिस्टेंस फिक्स हो, अनचेंजेबल हो, तो इसे हम फिक्स रेजिस्टर्स कहते हैं। ठीक है, ये नोट्स में मैंने अच्छे से लिखा हुआ है, आप टेंशन मत लें कि किस तरह आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है फिक्स रेजिस्टर्स की, वो चीज़ें मैंने नोट्स में लिख रखा है। ठीक है, तो आपको नोट्स मिल जाएंगे, नहीं तो अभी भी साथ साथ नोट कर सकते हो, ये चीज़ भी आपके लिए ज़रूरी है। अब जो फिक्स रेजिस्टर्स हैं इनकी रेजिस्टेंस फिक्स होती है, हमने ये बात कर दी। रेजिस्टेंस फिक्स होने का मतलब है चेंजेबल ना हो। ये बेसिकली मोस्टली जो फिक्स रेजिस्टर होते हैं ना, ये कार्बन के बने होते हैं। ठीक है, फिक्स रेजिस्टर आर मोस्टली मेड अप ऑफ, ये किसके बने होते हैं? मेड अप ऑफ कार्बन, मेड अप ऑफ कार्बन। तो ये लिख सकते हो, अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हो, दे आर मोस्टली मेड अप ऑफ कार्बन, यानी कार्बन होते हैं, कार्बन के होते हैं, यानी ये कार्बन रेजिस्टर्स होते हैं। जो कार्बन रेजिस्टर हम पीछे पढ़ के आए हैं, इससे पिछले लेक्चर में हमने बात की है, जो कार्बन रेजिस्टर जो छोटे छोटे रेजिस्टर्स होते थे, मैंने आपको दिखाया भी था, वो बेसिकली फिक्स रेजिस्टर्स ही होते हैं। इतनी बात समझ गए हो? हाँ सर समझ गए। अब हम ये इसके एडवांटेजेस क्या है फिक्स रेजिस्टर के और डिसएडवांटेजेस क्या है। भाई कार्बन रेजिस्टर के ऊपर हमने डिटेल में बात कर रखी है, तो यहाँ पे करना बेकार है, इसलिए हम नहीं कर रहे। तो अब इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। फायदे क्या है कार्बन रेजिस्टर के? कि एडवांटेजेस क्या होंगे, फायदे क्या है?
बहुत अच्छा, बहुत बहुत ज़्यादा। देखिए अक्सर अक्सर पूछ सकते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फिक्स रेजिस्टर या व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कार्बन रेजिस्टर। मतलब फिक्स रेजिस्टर मैंने कहा कार्बन के होते हैं, यानी कार्बन रेजिस्टर ही होते हैं एक तरह से फिक्स रेजिस्टर। तो इनके एडवांटेज क्या हो ये आपसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले पहले एडवांटेज तो ये है कि ये चीप होते हैं। चीप मतलब सस्ते होते हैं, बहुत सस्ते होते हैं। आप दुकान वाले के पास जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के पास जाएंगे कि मुझे कार्बन रजिस्टर दो, 20 रुपए देंगे, आपको 4-5 पकड़ा देंगे कार्बन रजिस्टर, क्योंकि ये सस्ते होते हैं। ठीक है, एक इनका एडवांटेज ये है। दूसरा एडवांटेज ये है, ये इजी टू अटैच सर्किट, इसको हम इजीली सर्किट में कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपके पास एक सर्किट बनाने के लिए होता है, स्कूल कॉलेज में आपको बताया होगा, एक ब्रेड बोर्ड होता है। ब्रेड मतलब ब्रेड बोर्ड मतलब रोटी का बोर्ड नहीं होता। ब्रेड बोर्ड एक ऐसा बोर्ड होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट बना सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, उस सर्किट के ऊपर हम ये कार्बन रेजिस्टर्स लगा के इलेक्ट्रिक सर्किट आप छोटे से जगह पे, मतलब ब्रेड बोर्ड छोटा सा होगा आपके हथेली जितना, ठीक है, इतने से जगह के ऊपर आप एक सर्किट बना सकते हो, इलेक्ट्रिक सर्किट बना सकते हो कार्बन रेजिस्टर्स को लगा के। तो इसको आसानी से हम सर्किट में कनेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ये क्या होते हैं, इजी टू अटैच विद सर्किट। सर्किट के साथ अटैच करना ये बहुत आसान रहते हैं। कौन? कार्बन रेजिस्टर। और ये होते हैं बहुत बड़ी वोल्टेज को भी ये हैंडल कर लेते हैं। अगर आप वोल्टेज गलती से ज़्यादा कर दी तो भी ये कहेंगे ठीक है भाई, हम बर्दाश्त कर लेंगे। तो इसलिए ये हैंडल करते हैं किस चीज़ को? हैंडल करते हैं लार्ज वोल्टेज को। लार्ज वोल्टेज मतलब बड़ी वोल्टेज को भी ये आसानी से हैंडल कर लेते हैं। ये फ़ायदे हैं इसके। लेकिन फ़ायदों के साथ साथ हर चीज़ का नुकसान भी होता है ना, तो हम नुकसान को भी देख लेंगे। इसके डिसएडवांटेज क्या हैं, कि किस चीज़ के, यानी कि कार्बन रेजिस्टर या फिक्स रेजिस्टर्स के डिसएडवांटेज क्या है। तो डिसएडवांटेज भी इसके काफ़ी सारे हैं, इतने नहीं है, लेकिन हम लिख लें, ज़रूरी है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज करके आपसे बात पूछ ले। तो डिसएडवांटेज इसका ये रहेगा कि ये यानी कि नॉट स्टेबल होते हैं, यानी कि नॉट मच स्टेबल। स्टेबल ये नहीं होते, इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी रेजिस्टेंस चेंज होती है। क्यों? करंट टेम्परेचर के साथ। ठीक है, तो रेजिस्टेंस चेंजेस विद टेम्परेचर। वोल्टेज को तो ये हैंडल करते हैं, हमने कहा हैंडल लार्ज वोल्टेज, लेकिन टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया हो, ठीक है, किसी तरह करंट बढ़ा दिया हो, तो तब अचानक से चेंज हो सकती है, ऐसा आप मानना है। ठीक है, रेजिस्टेंस चेंज कैन चेंज विद हाई टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा करते हो, रेजिस्टेंस चेंज विद हाई टेम्परेचर, मतलब हाई टेम्परेचर जब कर लोगे, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आप करने लगोगे, तो इनकी रेजिस्टेंस चेंज हो सकती है। ये इसका डिसएडवांटेज आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास थे लीनियर रेजिस्टर। अब लीनियर रेजिस्टर्स को हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इन टू वेज। तो वो कौन से तरीके हैं वो हम देखते हैं। लीनियर रेजिस्टर्स कैन यूज इन टू वेज। लीनियर रेजिस्टर्स कैन बी यूज इन टू वेज। दो तरीकों से हम इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो तरीके क्या है वो हम देखते हैं आज। पहला तरीका लीनियर रेजिस्टर्स को यूज करने का वो है, लीनियर रेजिस्टर को हम यानी कि पहले समझेंगे कि कितने दो तरह के हैं। इसको हम करते हैं यूज एज वेरिएबल रेजिस्टर और यूज एज पोटेंशियल डिवाइडर। ये दोनों चीजें हमारे पास क्या है। पहला यानी कि यूज एज वेरिएबल रेजिस्टर, वेरिएबल रेजिस्टर के तौर पे भी हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, फिक्स रेजिस्टर के ही आगे आ गए। लीनियर रेजिस्टर को दो तरीके से, एक फिक्स रेजिस्टर के तौर पर यूज कर सकते हैं, यहीं पे मैंने बोला था ना, लीनियर रेजिस्टर फिक्स रेजिस्टर भी होते हैं, वेरिएबल रेजिस्टर्स भी होते हैं। तो अब यूज एज वेरिएबल रेजिस्टर, यानी कि ये आपके पास ना फिक्स रेजिस्टर है, अब ये वेरिएबल रेजिस्टर को पढ़ रहे हैं। लीनियर रेजिस्टर्स को हम एक तो फिक्स रेजिस्टर के तौर पे यूज करते हैं, एक वेरिएबल रेजिस्टर के तौर पर। यूज एज वेरिएबल रेजिस्टर, वेरिएबल रेजिस्टर के तौर पे यूज कर सकते हैं। अब ये दूसरा है, वैसे ये दूसरा वे है वेरिएबल रेजिस्टर। फिक्स रेजिस्टर हमने किया है, अब पढ़ रहे हैं क्या, वेरिएबल रेजिस्टर। तो वेरिएबल रेजिस्टर क्या होते हैं पहले ये देखते हैं, फिर आगे वेरिएबल रेजिस्टर्स को हम दो तरीकों से यूज करते हैं। तो ये बात जहाँ पे जो लिखी है ये बात हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि ये बात यहाँ पे लिखने नहीं चाहिए थी कि लीनियर रेजिस्टर्स को दो तरीकों से यूज करते हैं। तो वो एक तरीका हम डिस्कस कर चुके हैं फिक्स रेजिस्टर के तौर पे, और दूसरा तरीका क्या है, वेरिएबल रेजिस्टर के तौर पे। वेरिएबल रेजिस्टर नाम से ही जाहिर है क्या है, ऐसा रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस चेंज हो विद, यानी कि ऐसा रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस फिक्स ना हो, यानी कि चेंजेबल हो। ठीक है, अब कैसे चेंज होती है हम बात करेंगे। रेजिस्टर, द रेजिस्टर्स whose resistance is changes
ठीक है तो लीनियर है, लेकिन रेजिस्टेंस हम जानबूझ के चेंज करते हैं। ठीक है, क्यों चेंज करते हैं उसकी वजह है, हम रेजिस्टेंस चेंज करके करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, रेजिस्टेंस चेंज करके पोटेंशियल को डिवाइड कर सकते हैं। तो जो वेरिएबल रेजिस्टर है ये दो तरीकों से यूज होते हैं, इनको यूज करते हैं इन 2 ways, यूज इन 2 ways, मतलब दो तरीकों से इनको हम यूज कर लेते हैं। पहला तरीका क्या है वेरिएबल रजिस्टर को यूज करने का। अब वेरिएबल रजिस्टर के अंदर क्या होता है, इसका एडवांटेज क्या है, पहले ये बात करते हैं। 2 ways तो है, एडवांटेज क्या है, चल जी पहले एडवांटेजेस इसके क्या क्या है, फिर जितने तरीकों से यूज होता है वो हम बात कर लेंगे। पहला एडवांटेज इसका रहता है वो क्या रहता है, इसमें एक ज़्यादा आगे मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ ताकि इसकी सेट हो जाए। पहला एडवांटेज जो है, किस चीज़ का एडवांटेज, वेरिएबल रजिस्टर, दे आर वेरी स्टेबल, मतलब हाई टेम्परेचर के चेंज करने से इनकी रेजिस्टेंस चेंज नहीं होती। पहला ये क्या है, स्टेबल होते हैं। स्टेबल क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस नॉट चेंज विद टेम्परेचर, इसलिए स्टेबल होते हैं, बिकॉज रेजिस्टेंस नॉट चेंज विद टेम्परेचर। एक फायदा ये है, अब ये पूछ भी लेते हैं कि क्या व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वेरिएबल रजिस्टर, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ फिक्स रजिस्टर, ये हमने याद पढ़ लिया। ठीक है, इसी तरह व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ वेरिएबल रजिस्टर, पहला है तो ये स्टेबल होते हैं। स्टेबल क्यों होते हैं, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होती टेम्परेचर के साथ। दूसरा अक्यूरेट होते हैं, एक्यूरेसी होती है उनमें। अब एक्यूरेसी की कैसी एक्यूरेसी होती है, यहाँ पे आप कहेंगे एक्यूरेसी, इधर ऐसी एक्यूरेसी होती है जिसमें हम इतनी एक्यूरेट मेयर करते हैं वेरिएबल रजिस्टर्स को, इतनी एक्यूरेटली यूज करते हैं जिसकी मदद से हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। इनकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी होती है, किसी सर्किट के अंदर अगर कोई अननोन रेजिस्टेंस है उसको आप निकाल ले सकते हो, किसकी मदद से, ये वेरिएबल रजिस्टर की मदद से। ठीक है, इट हेल्प टू डिटरमाइन, अब ये सेकंड ईयर में पढ़ोगे, इट हेल्प टू, नहीं फर्स्ट ईयर में, हेल्प टू डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस इन सर्किट, मतलब अननोन रेजिस्टेंस इन सर्किट। एक फायदा ये है इसका, लाइक व्हीटस्टोन ब्रिज, ये आप पढ़ोगे, अभी न पढ़ो ना। व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा सर्किट होता है, कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है, रेजिस्टर्स का सर्किट होता है, जिसके अंदर एक रेजिस्टर की रेजिस्टेंस पता नहीं होती है, व्हीटस्टोन ब्रिज। अब यहाँ पे इस नाम को लेके आप परेशान मत होना, इसमें हम इस वेरिएबल रेजिस्टर्स की मदद से हम वहां पे क्या कर लेते हैं, हम वहां क्या कर लेते हैं, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो एक फायदा, इसलिए ये एक्यूरेसी होगी तभी तो ये कर लोगे ना, इसकी एक्यूरेसी अच्छी होती है, किसकी, वेरिएबल रेजिस्टर्स की। इस वजह से हम किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। नहीं तो आप यहां तक लिख लो यार, ये बात आगे वाले में लिखो। नेक्स्ट बात ये है, तीसरी बात, रेजिस्टेंस कैन बी एडजस्टेबल, इनकी रेजिस्टेंस एडजस्ट कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो, कम कर सकते हो, इसलिए हम कह सकते हैं इसका फायदा एक क्या है, रेजिस्टेंस कैन बी एडजस्टेबल। एडजस्टेबल का मतलब समझ गए, मतलब इसकी रेजिस्टेंस को आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो एडजस्टेबल रेजिस्टेंस होती है। तो सबसे पहले हमने कहा था यूज इन 2 ways, मतलब दो तरीकों से यूज किया जाते हैं, किस चीज को, यानी वेरिएबल रेजिस्टर्स को। तो दो तरीके कौन से हैं, हम उनके ऊपर भी बात करते हैं। सबसे पहले यानी कि यहाँ पे ये लिखेंगे कि रेजिस्टेंस को, यानी वेरिएबल रेजिस्टर्स को इन दो तरीकों से यूज किया जाता है, एक एज अ रियोस्टेट, एक एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। ठीक है, 2 ways, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, यूज एज वेरिएबल रेजिस्टर, यानी कि यूज एज रियोस्टेट के तौर पे यूज करते हैं, जैसे यूज एज पोटेंशियल डिवाइडर, या पोटेंशियल डिवाइडर यानी पोटेंशियल को डिवाइड करना है तो भी यूज कर सकते हैं इसको, किसको, यानी कि वेरिएबल रेजिस्टर्स को। हम ये दो चीजें पढ़ने वाले हैं अगले अपने उसके अंदर। ठीक है जी, अभी पढ़ते हैं, रुको। चलिए जी बच्चों, अब हम बात करते हैं जो वेरिएबल रेजिस्टर है उसको दो तरीकों से यूज किया जाता है। एक यूज एज अ रियोस्टेट, तो रियोस्टेट इज अ करंट कंट्रोलिंग डिवाइस। ये क्या होता है रियोस्टेट, ये होता है करंट कंट्रोलिंग डिवाइस, मतलब ये करंट को हम कम ज्यादा कर सकते हैं सर्किट के अंदर, यानी कि करंट कंट्रोलिंग डिवाइस होता है। ये आपके स्कूल वगैरह के लैब में होगा। करंट कंट्रोलिंग डिवाइस नहीं है तो अभी फिलहाल आप अपने बुक के पेज पे देखें, वहां पे ये इस तरह का दिखाई पड़ेगा। अब इसका काम क्या है, करंट कंट्रोल कर लेता है। कैसे कर लेता है, ये तो देखने में ऐसा लगता है, लेकिन इसको अगर इन जनरल लेते हो ना, ये मतलब बहुत वायर की लेंथ है यार, बहुत ज्यादा लेंथ है।
देखो लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। ये वो है, बेशक तार लपेटी हुई है लेकिन ये एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगी। तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि आपने इसको लपेट के रखा है। जब लपेटोगे तो लेंथ बढ़ेगी, तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के। तो मतलब यहाँ से यहाँ ओवरऑल एक रेजिस्टर जैसा हो गया ना, क्योंकि लेंथ बहुत बढ़ा दी है आपने यहाँ से यहाँ तक। सीधा ले जाते तो लेंथ कम हो जाती, क्योंकि लपेट लपेट के लेके जा रहे हो तो इसका मतलब लेंथ बढ़ रही है। तो मतलब लेंथ और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ ए से लेके बी तक ये आपके पास एक रेजिस्टेंस जैसा काम कर रही है, तो लिहाजा हम इसको कह देंगे कि एक रेजिस्टर है। ये क्या है? एक रेजिस्टर है। ये ए है आपका और बी है ये आपका। तो रेजिस्टर को हम ऐसे कांटू जैसा बना देते हैं, तो ये एक रेजिस्टर की तरह हुआ ए से बी। अब होता क्या है कि हमने यहाँ एक स्लाइडिंग कंटेक्ट रखा होता है। क्या रखा होता है? स्लाइडिंग कंटेक्ट, जो बाहर से कनेक्टेड होता है ऐसे, ठीक है। अब ये स्लाइडिंग कंटेक्ट को हम सी नाम देते हैं। सी जो है ना स्लाइडिंग कंटेक्ट है, और ये बाहर एक्सटर्नल सर्किट से जुड़ा होता है। अब स्लाइडिंग कंटेक्ट को हम यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं यू करके, ये सी है। ये स्लाइडिंग कंटेक्ट यू ए के तरफ ले आओ और या बी की तरफ लेके जाओ तो क्या होता है? सबसे पहले हमने बात की यहाँ पे ये करंट कंट्रोलिंग डिवाइस तो है जो कि करंट को कंट्रोल करता है, ठीक है जी। तो इसका जो वर्किंग है वो हम कैसे लिखेंगे? वर्किंग, ये वर्किंग क्या है? अब ये करंट को कंट्रोल कैसे करता है? करंट कम ज्यादा कर देगा, देखना। अब ये आगे जाके कनेक्टेड है, तो हमने इसका, ये आपके पास फिजिकल डायग्राम है, ये सर्किट डायग्राम है। सर्किट में बनाना है तो ऐसे बनाएंगे रियोस्टेट। ये आगे शायद आपके उसमें आएगा, म्यूचुअल इंडक्शन वगैरह अगले से अगले चैप्टर में आएगा, तो वहाँ हम ये इसको ऐसे बनाएंगे। अगर सर्किट के अंदर बनाना है तो रियोस्टेट को ऐसे बना दिया जाता है। एक रेजिस्टर, उसके ऊपर एक ऐसी तार, एक ऐसी एरो लगाएंगे, ये एक स्लाइडिंग कंटेक्ट होगी। ये अब देखो आपके स्कूल में होगा, इसको ऐसे लेके जाएंगे, आगे लेके जाएंगे, इस तरफ लाने से रेजिस्टेंस कम, इस तरफ लाने से रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। अब वो मैं समझा रहा हूँ। तो ये जो स्लाइडिंग कंटेक्ट है, तो उसको मूव करते हुए आप रेजिस्टेंस लेंथ ऑफ वायर को चेंज कर देते हो, ठीक है। तो हम ये बात लिखेंगे, बाय मूविंग स्लाइडिंग कंटेक्ट को मूव करते हुए क्या होता है? द लेंथ ऑफ, सुनो, द लेंथ ऑफ वायर इज चेंजेस, द लेंथ ऑफ वायर चेंज, द लेंथ ऑफ वायर इज चेंजेस। चेंजेस कैसे होती है? इंक्रीज और डिक्रीज होती है, ठीक है। इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज भी हो जाएगी और डिक्रीज भी होगी। अब यहाँ पे अगर इस स्लाइडिंग कंटेक्ट को आप इधर ले जाते हो, इस जगह पे ले आते हो, तो क्या होगा? तो आपका जो करंट है वो, देखो हमेशा करंट को क्या होता है कि वो ऐसे रास्ते से जाना पसंद करता है यहाँ रेजिस्टेंस कम हो। क्योंकि अगर आपने इस स्लाइडिंग कंटेक्ट को इधर लाया तो ये करंट इधर से जाएगा जाएगा जाएगा, इधर जाके एकदम स्लाइडिंग कंटेक्ट में होते हुए नीचे जाएगा। अब ये स्लाइडिंग कंटेक्ट आपने इधर रखी है, तो इसको इतना सारी लेंथ कवर करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद इधर से ऊपर जाना पड़ेगा। अब ये मान ले मैं आगे भी लेके जा सकता हूँ ना ऐसे, हाँ सर लेके जा सकते हैं। तो आप यहाँ पे जहाँ तक इसको चल के आना पड़ेगा करंट को, ऐसे से इधर आके फिर इसके बाद ये ऐसे जाएगा फिर जाएगा। तो हो क्या रहा है यहाँ पे? हो ये रहा है कि अगर स्लाइडिंग कंटेक्ट को बी की तरफ ले जाते हो तो लेंथ बढ़ जाती है। हमने कहा था लेंथ और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो लेंथ बढ़ जाएगी और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। बी की तरफ जाने से ये सारी लेंथ हो जाएगी आगे तक, तो ये लेंथ पूरी हो जाएगी। अगर आप इसको ए की तरफ लाते हो, बिल्कुल यहाँ पे लाके खड़ा कर देते हो, तो लेंथ बहुत कम हो जाएगी, फिर रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। हाँ सर, ठीक है। तो इफ स्लाइडिंग कंटेक्ट, बस पहुंच गए, इफ स्लाइडिंग कंटेक्ट मूव टुवर्ड्स बी, फ्रॉम ए टू बी लिख सकते हैं, टुवर्ड्स बी, देन लेंथ ऑफ वायर इंक्रीजेस, लेंथ ऑफ वायर क्या हो जाएगी? इंक्रीजेस, लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज हो जाएगी। एज अ रिजल्ट रेजिस्टेंस विल आल्सो इंक्रीज, एज अ रिजल्ट रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी? एज अ रिजल्ट रेजिस्टेंस विल इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। अब दूसरी बात क्या लिख सकते हैं? दूसरी बात हम ये लिखेंगे इसी के वर्किंग में कि अगर हम इसको ए की तरफ ले आते हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो इस तरह रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा करके करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब अगर आप इधर ले आते हो स्लाइडिंग कंटेक्ट को, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट बहुत कम फ्लो करेगा।
इधर ले आते हो तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी और करंट बहुत ज़्यादा फ्लो करेगा। तो करंट को आप अपनी मर्जी से जितना आपको करंट चाहिए उतना करंट आप ले सकते हो। मान लो इधर से ज़्यादा करंट आ रहा है, इधर से ज़्यादा करंट आ रहा है, इधर आपको कम चाहिए, तो आप क्या करोगे, इसको इधर ले आओगे ना, बिल्कुल इस किनारे कर दोगे तो लेंथ बढ़ जाएगी और रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी फिर करंट कम आएगा। हाँ सर। और अगर आपको ज़्यादा करंट चाहिए, इधर ज़्यादा है तो इधर भी ज़्यादा चाहिए, तो इसको बिल्कुल किनारे कर जाओगे। हाँ सर। तो इस तरह क्या करोगे, इफ स्लाइडिंग कंटेक्ट मूव टूवर्ड्स ए, इसी तरह ही चलेगा। इफ स्लाइडिंग कंटेक्ट कहाँ लेके जाते हो, मूव कर लेते हो टूवर्ड्स, किस तरफ, मूव टूवर्ड्स, बोलो जी, ए, देन लेंथ डिक्रीजेस, लेंथ क्या होगी, लेंथ डिक्रीज कर जाएगी। एज अ रिजल्ट करंट क्या हो जाएगा, करंट विल इंक्रीज। ठीक है, करंट विल इंक्रीज। तो ये ऐसी बात है जो आप सबको पता है, इसलिए इन दिस वे बाय चेंजिंग रेजिस्टेंस वी कैन कंट्रोल द करंट। यहां पे लिख दो, इन दिस वे बाय चेंजिंग resistance we can control the current in a circuit। कंट्रोल कर सकते हैं किस चीज को, कंट्रोल करंट को कंट्रोल कर सकते हैं इन अ सर्किट, सर्किट के अंदर जो करंट है इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा डिवाइडर के तौर पे, उसको कर। तो चले जी अब पढ़ते हैं यूज एज ए पोटेंशियल डिवाइडर। पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे भी वेरिएबल रेजिस्टर को यूज किया जाता है। तो पोटेंशियल डिवाइडर क्या होता है, अ डिवाइस विच ऑब्टेन वेरिएबल वोल्टेज फ्रॉम अ फिक्स वोल्टेज। एक फिक्स वोल्टेज से हम वेरिएबल वोल्टेज निकाल सकते हैं, या अ डिवाइस विच सेपरेट, या जो ऐसा डिवाइस जो सेपरेट करता है यानी कन्वर्ट करता है सिंगल वोल्टेज को ज्यादा वोल्टेजेस में। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी है, वो हम बुक के हिसाब से करेंगे। तो ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है सिंगल वोल्टेज को, जो कुछ करता है लिखते जाएंगे, सिंगल वोल्टेज को इनटू टू आर मोर वोल्टेजेस, टू आर, बोलो जी, टू आर मोर वोल्टेजेस। क्या मतलब है इस चीजों का, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, इसकी डेफिनेशन आखिर में समझ आएगी, क्योंकि हम इससे पहले क्या करते हैं, इसकी वर्किंग और इसकी ये चीज़ें समझते हैं, डेफिनेशन वगैरह आखिर में समझ आएगी, इसकी मैथमेटिकल समझते हैं। मान के चले हमारे पास एक फिक्स वोल्टेज है, अब फिक्स वोल्टेज है ये, मतलब बैटरी है या सेल है, इसके आगे हमने क्या रखा है, इसके आगे हमने रखा है रेजिस्टर, यानी वेरिएबल रेजिस्टर रख दिया, ये लो, ये वेरिएबल रेजिस्टर है। अब इस वेरिएबल रेजिस्टर का काम, अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है ये नेगेटिव टर्मिनल होगा। हाँ सर होगा। और ये क्या है, इस पॉइंट को ए नाम दिया है, इस पॉइंट को बी नाम दिया है। ठीक, और इसके बीच में जो रेजिस्टेंस है वो आर है। रेजिस्टेंस कितनी है, यहां से यहां, वो रेजिस्टेंस है आर, आर रेजिस्टेंस है, समझ गए, पूरी की पूरी रेजिस्टेंस आर है। अब यहां से आप एक स्लाइडिंग कंटेक्ट की तरह निकालोगे, जिस तरह वो पहले था, पीछे था, उसको आपने कनेक्ट कर लेना है इसके साथ, बीच में लाके ऐसे मान के चले, इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे, ये पॉइंट हमारा सी पॉइंट हो गया। क्या हो गया, सी पॉइंट। तो अब देखें, जब सी पॉइंट हो गया तो यहां से यहां तक जो रेजिस्टेंस है मान के चले वो R1 है, और यहां से यहां तक रेजिस्टेंस है वो R2 है। मतलब ए से बी तक रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस ए से बी क्या है, ए से लेके बी तक जो रेजिस्टेंस है वो R है दोस्त। और इस R रेजिस्टेंस किसकी इक्वल हो चुकी है, R1 प्लस R2 के इक्वल है, बिल्कुल है, टोटल रेजिस्टेंस आप कह सकते हो इसको, यानी कि आपका जो R है वो किसकी इक्वल हो चुका है, R1 प्लस R2 की इक्वल हो चुका है। अगर यहां से यहां तक R है, क्योंकि आप स्लाइडिंग कंटेक्ट लगा के ना कि करंट यहां से यूं चला जाएगा, देखना करंट ये से जाएगा, तो ये करंट इधर से, क्योंकि करंट को नहीं जाना है, कहाँ नहीं जाना, बिल्कुल इस पूरी रेजिस्टेंस को क्रॉस करके थोड़ी जाएगा, क्योंकि यूं ही करंट यहां पहुंचेगा तो स्लाइडिंग कंटेक्ट से होते हुए चला जाएगा। मतलब यहां से आउटपुट वोल्टेज हम ले लेते हैं यार, आउटपुट वोल्टेज बाहर जिधर लेना है वहां ले लेते हैं। ठीक है, अब होगा क्या कि हम क्या करते हैं, ये स्लाइडिंग कंटेक्ट जो है ये पॉइंट सी पे रखा हुआ है, हाँ सर रखा हुआ है, तो यूं ही यहां से करंट आएगा, इस स्लाइडिंग कंटेक्ट से होता हुआ बाहर चला जाएगा, बिल्कुल सही। अब देखो होगा क्या, इससे होगा क्या, हमें जो वोल्टेज मिलेगी वो यहां से यहां तक वोल्टेज मिलेगी, इसको V1 कहेंगे। अगर मान लें आपको वोल्टेज यहां से यहां तक चाहिए तो वो वोल्टेज V2 होगी। अब दो वोल्टेजेस मिल रही हैं, एक वोल्टेज से यहाँ पे जो वोल्टेज थी वो इनपुट वोल्टेज है,
ठीक है। यहाँ पे जो वोल्टेज थी वो क्या है, इनपुट वोल्टेज है। तो हम कह सकते हैं इनपुट वोल्टेज मान ले V है, V जो है ना वो इनपुट वोल्टेज है, बिल्कुल सही। तो अब यहाँ से जो रेजिस्टेंस है A से B तक, पूरी रेजिस्टेंस कितनी है, R है। तो यहाँ से आप ओम लॉ लगाओगे तो ओम लॉ के मुताबिक क्या होगी, अकॉर्डिंग टू ओम लॉ, ध्यान से सुनना, सुकून से सुनना, सुकून से, ये वाले टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए, हालांकि ये पहले नहीं होता था, अभी आया है। तो V किसके इक्वल होता है, IR के। V किसके इक्वल हो गया, I के इक्वल हो गया। और I किसके इक्वल होगा, देखो ये V बेसिकली इनपुट है, V इनपुट है, इसको V इन लिख सकते हैं क्योंकि V जो है ना V इन हो जाएगा। और I और R टोटल लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये R टोटल किसके बराबर था, R1 प्लस R के बराबर था। तो यहाँ से बताओ जी I किसके इक्वल होगा, V इनपुट डिवाइडेड बाई R टोटल के बराबर होगा करंट। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। अभी तक यहाँ तक समझ गए, ओम लॉ के मुताबिक हमने ये बात कह दी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात हम ये कर लेते हैं, यहाँ डेरिवेशन हमारे लिए ज़रूरी है कि यहाँ से यहाँ तक जो वोल्टेज है, यानी कि A से C तक, देखो A से C यहाँ C है ना बीच में, और यहाँ B है। A से C तक, C मैंने पीछे लिखा है तो आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही होगी। C बेसिकली ये पॉइंट है, यहाँ पे ये कंटेक्ट, ये वाला जो कंटेक्ट है, स्लाइडिंग कंटेक्ट है, यहाँ मिल रहा है, ये C है। ठीक है, तो A से C तक वोल्टेज क्या होगी, A से C तक वोल्टेज जो होगी उसे V1 कहा था। V1 इक्वल होगा किसके, V1 इक्वल होगा IR1 के। भाई I1 क्यों नहीं किया, क्योंकि करंट सेम होगा, क्योंकि ये भी, ये बैटरी, ये सेल, ये सब कुछ किस में है, आपस में सीरीज में है, सीरीज में करंट सेम होता है। ठीक है, IR1 होगा, और इसको हम कह देते हैं जी इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं अभी के लिए। और V2 क्या होगा, V2 क्या है, B से C या C से B रेजिस्टेंस है, IR2 के बराबर होगा। फिर से अब मैं यहाँ पे कह देता हूँ, I क्यों कहा, क्योंकि सीरीज में है इसलिए इनकी रेजिस्टेंस सेम होगी, सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस सेम होती है। अब इनको डिवाइड करोगे, डिवाइड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 3, ये 2 को डिवाइड करो 3 से, यानी कि 2 क्या है, V1 है, इक्वल टू IR1 है। इस V1 के नीचे क्या लिखोगे, V2, और इसके नीचे क्या लिखोगे, IR2 लिखोगे। I से कट जाएगा तो V1 बाई V2 इक्वल आ जाएगा R1 बाई R2 के बराबर होगा। इक्वेशन 4 हो चुकी है, समझ गए हो, ये क्या होगी, इक्वेशन 4 होगी। इतनी बात समझ गए हो सब, हाँ सर। लेकिन इससे रेशो आ रही है, ये क्या है, रेशो ऑफ वोल्टेज, जहां पे जो वोल्टेजेस है ना, इनकी रेशो किसके बराबर हो रही है, रेजिस्टेंस की रेशो के बराबर हो रही है। जितनी यहां से यहां रेजिस्टेंस है और जितनी यहां से यहां रेजिस्टेंस है, इनकी इक्वल हो रही है। लेकिन मेन फार्मूला क्या है वो हम ड्राइव करने जा रहे हैं। देखो, अगर मुझे V1 वोल्टेज चाहिए, V1 चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा, V1 की जगह IR1 करना होगा। यहां से यहां वोल्टेज चाहिए। अब यहां दो केसेस में रखूंगा, दोनों रख सकते हैं। मुझे ये V1 चाहिए तो भी मैं निकाल सकता हूं, V2 चाहिए तो भी निकाल सकता हूं। देखो V1 के लिए क्या करना होगा, V1 इक्वल किसके था, IR1 था। बिल्कुल सही है ये अपने आप में, हाँ सर सही है। अब देखिए, मुझे V1 चाहिए, V1 आउटपुट कह सकता हूं, क्योंकि V1 बाहर, देखो आउटपुट के तौर पर मैं भी इसको भी आउटपुट ले सकता हूं और नीचे वाले को भी आउटपुट ले सकता हूं। ठीक है, किताब में V2 को लिया है तो आप दोनों को आउटपुट ले सकते हैं वोल्टेज को। अब मैं V1 ले रहा हूं, तो V1 को मैंने आउट लिख दिया, V आउट, मैंने कहा दोनों को ले सकते हैं। I की जगह क्या लिखूंगा, यहां से ले लोगे V इन बाई टोटल, ये रेजिस्टेंस फ्रॉम इक्वेशन 1, यहां पे लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इसको क्या लिखोगे, I की जगह लिखोगे V1 डिवाइड बाई RT, और साथ में R1 कर दिया। इतनी बात समझ गए हो, हाँ सर। RT किसके बराबर है, R1 प्लस R2 है। तो आउटपुट वोल्टेज क्या आएगी, आउटपुट आएगी V इन डिवाइड बाई RT की जगह लिख दें R1 प्लस R2, यहाँ पे R1। अब इसको तरतीब दे के लिखो, V आउट इक्वल टू V इन तो कर दिया, और यहां से R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस, बोलो R1 प्लस R2। देख हो क्या रहा है कि आपके पास जो इनपुट वोल्टेज है उसके साथ ये चीज आ गई। अब किताब में यहां से क्या कहा है कि स्पेशल केस इन्होंने रख दी है। क्या स्पेशल केस रखी है, स्पेशल केस ये रखी है कि अगर इक्वल हो जाए, स्पेशल केस में क्या हो जाए, अगर R1 जो है ना R2 के बराबर हो, यानी ये पॉइंट बिल्कुल मिड पॉइंट हो, ठीक है, जितना रेजिस्टेंस इधर है इतना इधर ही हो, R1 R2 के बराबर हो और ये R के बराबर हो, दोनों के दोनों R के बराबर हो, तो मेरा ये आउटपुट वोल्टेज है वो क्या आएगा, V आउटपुट आएगा V इन
R1 की जगह भी R रख रहा हूँ और R नीचे भी R रख दिया और यहाँ पे भी R रख दिया, तो V आउटपुट वोल्टेज क्या आएगी, V आउट हो जाएगी V इन इंटू R डिवाइड बाई R प्लस R, 2R कर देंगे तो ये कट जाएगा। V आउट इक्वल टू V इन बाई 2, इसको या ऐसे भी लिख सकते हैं V आउट इक्वल टू 1/2 V इन, 1/2 V इन। और यहाँ से आप गौर करो तो ये आपका क्या आ गया, आउटपुट वोल्टेज जो है वो हाफ आ जाएगी जब बिल्कुल मिड में होता है। तो इसलिए ये डेफिनेशन रखी थी, हमने ये लिखी थी, सर्किट विच कन्वर्ट सिंगल वोल्टेज इनटू 2 और मोर वोल्टेज। भाई एक वोल्टेज V1 निकालिए ना, आप इसी तरह V2 भी निकाल सकते हो। बुक में ये क्या हुआ है देखो, V2 इक्वल टू IR2 क्या हुआ है, बस आसान है। अब देखो V2 की जगह क्या लिखोगे, V आउट लिख सकते हैं यहाँ से, और I की जगह क्या लिखोगे, V इन डिवाइडेड बाई RT लिखोगे और ये R2 कर दोगे। अब देखो यहाँ से RT की जगह दोबारा से क्या करेंगे, R1 प्लस R2, वही चीज़ यहाँ पहुँचोगे, फिर यहाँ पहुँचोगे, फिर यहाँ से R1 R2 इक्वल लिखोगे तो फिर यही चीज़ आएगी। तो यही लिख सकते हैं अ सर्किट, ये वेरिएबल पोटेंशियल। अब यहाँ पे ये हाफ चाहिए ना, यानी कि आपको मान ले हाफ का मतलब हाफ हुआ, इसका मतलब है ये इनपुट वोल्टेज अगर मान ले पोटेंशियल डिवाइडर है, बिल्कुल मिड में है, इसका मतलब मिड में है, ये 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट इनपुट है, तो आउटपुट कितनी मिलेगी, हाफ मिलेगी, यानी 12 का हाफ क्या होता है, 6 वोल्ट मिलेगी। लेकिन आप 6 वोल्ट के बजाय 5 वोल्ट अगर चाहिए वो भी निकाल सकते हो, बस इस स्लाइडिंग को ऊपर नीचे कर देना है, ठीक है। स्लाइडिंग का पता होना चाहिए आपको, अगर ये चीज़ पता हो गई तो आप कर सकते हो। इतनी बात समझ गए, मेन फार्मूला यही है दोस्त। देखो ये तो स्पेशल केस आ गया ना, स्पेशल बिल्कुल एग्जैक्ट हाफ में हो। मेन फार्मूला ये है कि मान ले R1 यहाँ से यहाँ ये आपको दे दे कुछ, और R2 भी दे दे, तो आपको V इन भी दे दे, तो आउटपुट निकाल सकते हो। ऐसे छोटे छोटे एमसीक्यूज देंगे, तो हम इन फ्यूचर जब वन शॉट लेक्चर्स करेंगे तो उसके अंदर ये चीज़ बात करेंगे आपसे, इसके ऊपर बात करेंगे। अब देखें इसका क्या है, अ डिवाइस विच प्रोवाइड आउटपुट वोल्टेज, ऐसा भी इसकी डेफिनेशन है ना आपकी उसमें बुक में है, अ डिवाइस विच प्रोवाइड, डिवाइस या सर्किट भी लिख सकते हैं, विच प्रोवाइड आउटपुट वोल्टेज, विच प्रोवाइड या दैट प्रोवाइड आउटपुट वोल्टेज एड आउटपुट वोल्टेज एज अ फ्रैक्शन ऑफ इनपुट वोल्टेज। बस यानी आउटपुट वोल्टेज को ये फ्रैक्शन में दे रहा है इनपुट वोल्टेज के। भाई 1/2 क्या है, फ्रैक्शन है ना, डिवाइड में नंबर होता है तो फ्रैक्शन है, तो ये आउटपुट वोल्टेज को फ्रैक्शन में दे रहा है। ऐसा सर्किट को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिवाइडर कहते हैं। उम्मीद करता हूं समझ आए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज।